Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया था। इंडक्टेंस कैलकुलेशन का पार्ट 2 मैंने सबसे पहले लिया था। बाद में मैंने सेल्फ आपको बताया था कि जीएमडी जीएमआर क्या होता है, सेल्फ जीएमडी क्या होता है, म्यूचुअल जीएमडी क्या होता है। उतना डिस्कशन हमारा पूरा डिटेल में हो गया था। अभी इस एपिसोड में हम स्टार्ट करने वाले इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम एंड आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, सिमेट्रिकल के लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर पहले देखे थे। उसमें सिंगल कंडक्टर रहता है, सिंगल कंडक्टर के टाइप्स थे सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। और हम हॉलो कंडक्टर का रेडियस सॉलिड कंडक्टर से ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल रेडियस। तो रेडियस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती है और कोरोना लॉस आपका कम हो जाता है हॉलो कंडक्टर में एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। और स्किन इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम आगे मूव किया था हमने स्टैंडर्ड कंडक्टर की तरफ, ऑल एल्यूमिनियम एंड AAAC कंडक्टर्स। ठीक है, तो वहां हमने क्या डिस्कस किया था कि स्किन इफेक्ट आपका ओवरऑल मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि वहां हम स्टैंडर्ड कंडक्टर ऐसे बंच्ड करते हैं तो स्किन इफेक्ट तो कम होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम होने की वजह से सैग वहां इंक्रीज होता है। बाद में हमने डिस्कस किया था ACSR कंडक्टर, वहां हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया ताकि हमारा सैग कम हो जाए, और वो इंक्रीज करने के लिए हमने ACSR में क्या किया, स्टील ऐड किया इनर पार्ट में, और ACSR का हमारा फुलफिलमेंट हो गया कि हमारा सैग कम हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के कारण। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ वहाँ प्रेजेंट थी, कोरोना लॉस वहाँ आ ही रहा था। एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर वो कम था लेकिन आ तो रहा था। तो बाद में हमने मूव किया बंडल कंडक्टर की तरफ, और वो मूव करना जरूरी भी था क्योंकि 220 kV के लाइन के अबो अगर वोल्टेज हो जाता है तो एट दैट टाइम आपका कोरोना लॉस ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। तो वहाँ वो मिनिमाइज करने के लिए आपको इफेक्टिव रेडियस बढ़ाना पड़ रहा था, मैंने आपको बताया था। और वो इफेक्टिव रेडियस बढ़ाने के लिए हमने कंडक्टर की बंडलिंग की थी, और उसके लिए फिर उसी के कारण आपका जीएमडी का टर्म आया था पिक्चर में, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस का सेल्फ जीएमडी उसी के लिए पिक्चर में आया था, क्योंकि हमने एक फेज में नंबर ऑफ कंडक्टर्स लिए बंडल किए हुए, एक से ज़्यादा कंडक्टर, और उसके लिए फिर आपको सेल्फ जीएमडी निकालना पड़ रहा था। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर की वजह से आपका सेल्फ जीएमडी की कंसेप्ट वहां आई थी। अभी हम डिस्कस करने वाले इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम। सिंगल फेज का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था, सिंगल फेज सिंगल कंडक्टर के लिए, सिंगल फेज 2 वायर के लिए हमने लिया था, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स के लिए हमने लिया था, उनके फॉर्मूला भी हमने डिराइव किए थे। ठीक है, तो अभी इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम पर मैं अभी मूव करने जा रहा हूं। तो देखो 3 फेज सिस्टम के लिए मुझे इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, और आज का हमारा टॉपिक है उसमें सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का हमारा आज का टॉपिक है। तो मान लो हमारी 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें 3 कंडक्टर्स आपके प्लेस किए हुए हैं इक्विलैटरल स्पेसिंग्स पे। ठीक है, इक्विलैटरल स्पेसिंग पे आपके 3 कंडक्टर प्लेस किए हुए हैं। तो ये कंडक्टर तीनों जो है, तो आप कहेंगे कि क्या ये बंडलिंग की है, मतलब क्या आपने एक फेज में 3 कंडक्टर लिए हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग फेज है। ये एक फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन अभी हम डिस्कस करने वाले। तो ये एक फेज में मैंने अभी एक ही सॉलिड कंडक्टर यूज किया, यहाँ कोई बंडलिंग मैंने क्रिएट नहीं की है कि ये एक फेज है तो इस एक फेज में मैं 2 कंडक्टर ले लूंगा, फिर ये सेकंड फेज है तो उसमें 2 लूंगा, 3 लूंगा, ऐसा मैंने किया नहीं है। मतलब यहाँ बंडलिंग मैंने नहीं की है। अभी आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने सिर्फ एक ही सॉलिड कंडक्टर एक फेज के लिए यूज किया है, जैसे हमने सिंगल फेज सिस्टम में किया था सबसे पहला डेरिवेशन डिस्कस, वहाँ एक ही सिंगल कंडक्टर हमने लिया था सॉलिड कंडक्टर, वैसे ही यहाँ एक फेज के लिए सिंगल सॉलिड कंडक्टर मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, तो अभी ये मान लो कि ये मेरा आर फेज है, ये मेरा वाई फेज है, और ये मेरा बी फेज है। आर वाई बी ये तीनों फेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। हर एक फेज में एक ही सिंगल सॉलिड कंडक्टर मैंने लिया है, अलग अलग फेज है, मतलब यहाँ कोई बंडलिंग क्रिएट नहीं की है हमने। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ ये तीनों जो कंडक्टर्स है, तो एक फेज का एक कंडक्टर है, आर फेज का, वाई का, बी का, तीनों आपके इक्विलैटरल डिस्टेंस पे रखे हैं। मतलब यहाँ डिस्टेंस है इसका d, इनके बीच में भी डिस्टेंस है आपका d, और
इन दोनों कंडक्टर के बीच में भी डिस्टेंस मैंने रखा है d, और तीनों की रेडियस भी सेम है, तीनों की रेडियस है r। ठीक है, तो अभी देखो 3 फेज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि तीनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग होती है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो तीनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तीनों कंडक्टर का रेडियस मैंने सेम रखा है। ठीक है, वो तो रखना ही पड़ेगा, तीनों कंडक्टर 3 फेज के आपके हैं, तो तीनों कंडक्टर का रेडियस सेम है और डिस्टेंस भी तीनों के बीच में सेम है। अभी यहाँ आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, तो आर फेज से आपका करंट निकलेगा, अंदर जाएगा, जो होगा आई आर करंट। तो आई आर करंट आपका इस ट्रांसमिशन लाइन से इस फेज से गुजर रहा है, तो इसका मैं लिखता हूँ आई आर एट एन एंगल ऑफ 0 पे ये करंट एंटर कर रहा है। अब ये 3 फेज सिस्टम है, तो यहाँ आपका फेजर का रोल भी आएगा। ठीक है, एसी सिस्टम में 3 फेज एसी, तो फेजर का रोल आएगा। यहाँ आई आर एट एन एंगल ऑफ 0 पे करंट अंदर एंटर कर रहा है। ये आई वाई करंट रहेगा वाई फेज का एट एन एंगल ऑफ -120, और ये आई बी करंट होगा बी फेज का एट एन एंगल ऑफ -240 भी आप यहाँ कह सकते हैं, या +120 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों करंट अंदर जा रहे, सिमेट्रिकली स्पेस है, तो तीनों करंट 0, यहाँ इसका एंगल 0, इसका एंगल -120 और इसका एंगल -240 रहेगा। तीनों करंट की मैग्नीट्यूड यहाँ सेम रहेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो तीनों करंट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो आप कहेंगे कि अगर हमने लोड चेंज किया तो इन तीनों करंट की मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी, तो बिल्कुल सही बात है, अगर लोड चेंज होता है तो तीनों की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो तीनों की मैग्नीट्यूड अभी यहाँ हम सेम रखेंगे। आई आर, आई वाई, आई बी, तीनों करंट की मैग्नीट्यूड यहाँ आपको सेम दिखाई दे रही है। यहाँ इक्विलैटरल स्पेसिंग है और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो तीनों का करंट हमने मार्क कर लिया, उनकी मैग्नीट्यूड, उनका एंगल क्या होगा वो भी हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी देखो हमें इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं L = μ0 μr बाय 2π ln म्यूचुअल GMD बाय सेल्फ GMD, म्यूचुअल GMD बाय सेल्फ GMD। ठीक है, यह आपको पता है। तो यहाँ देखो, मतलब यहाँ ln d/r' था हमारा सिंगल कंडक्टर के लिए, तो यहाँ वो रिप्लेस हो गया म्यूचुअल GMD बाय सेल्फ GMD से। उसको आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमने किया था पिछले वाले एपिसोड में। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। तो अभी देखो म्यूचुअल GMD बाय सेल्फ GMD हमने किया, तो हमें यहाँ म्यूचुअल GMD निकालना पड़ेगा, यहाँ हमें सेल्फ GMD निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो मान लो सबसे पहले हम निकालते हैं सिर्फ आर फेज के लिए, आर फेज के लिए हमारा इंडक्टेंस हम निकालते। तो इंडक्टेंस आर फेज के लिए मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ, इस सिंगल कंडक्टर के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो एल आर में यहाँ मार्क करूंगा। एल आर इंडक्टेंस में निकाल रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंगल कंडक्टर के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो μ0 μr बाय 2π ln d/r' रहता है, आपको पता है, बराबर है। तो ये d आपका म्यूचुअल GMD से रिप्लेस हो जाता है, यही आपका म्यूचुअल GMD आप यहाँ लिखते हो और यहाँ आप सेल्फ GMD लिखते हो, आपको पता है, हमने पिछले वाले एपिसोड में लिखा था। तो अभी सिर्फ हम इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इस फेज का एक कंडक्टर है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसका इंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसका इंडक्टेंस फाइंड आउट करते समय उसका रेडियस तो r है, तो यहाँ r' ही आएगा, तो हमारा सेल्फ GMD जो होगा वो r' ही रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बंडलिंग हमने क्रिएट की है, मतलब एक फेज के लिए अगर यहाँ 2 कंडक्टर होते तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस आप निकालते और वो आपका सेल्फ GMD होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कंडक्टर है तो सिर्फ उसका डिस्टेंस अपने आप में कितना है, r' है, बराबर है। तो r' ही हम लेंगे, तो वही हमारा सेल्फ GMD हो गया अभी, बराबर है। और म्यूचुअल GMD हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो म्यूचुअल GMD अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए म्यूचुअल GMD क्या रहेगा, तो देखो म्यूचुअल GMD अगर मैंने फाइंड आउट किया, मैं यहाँ ही लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर आपका म्यूचुअल GMD रहता है, तो म्यूचुअल GMD इसका निकालना है। इसके आमने सामने 2 कंडक्टर है, यहाँ एक कंडक्टर है, यहाँ एक है, तो म्यूचुअल GMD निकालते समय आमने सामने कितने कंडक्टर है उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ता है। तो R का B के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है D, और R के पास Y वाला भी कंडक्टर है तो उसके बीच में डिस्टेंस है D रेश टू
1 बाय उतना डिस्टेंस, तो 1/2 ये आपका म्यूचुअल जीएमडी हो गया। अब पिछले वाला एपिसोड अच्छे से आपने देखा है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। और सेल्फ जीएमडी मतलब उसका अपने फेज में अपने आप में कितना ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है, तो वो यहाँ एक ही कंडक्टर है एक फेज में, तो यहाँ आर डैश डिस्टेंस है, तो यहाँ आर डैश आया। सिमिलरली मैंने एल वाई निकाला, मतलब वाई फेज के लिए इंडक्टेंस निकाला, तो वो क्या आएगा, म्यू0 म्यू आर बाय 2 पाई एल एन म्यूचुअल जीएमडी बाय सेल्फ जीएमडी। तो इसका भी सेल्फ जीएमडी, एक फेज में एक ही कंडक्टर है तो सेल्फ जीएमडी इसका भी आर डैश ही आएगा, अपने आप वाला डिस्टेंस। और आमने सामने दो कंडक्टर है, ये एक है और ये एक है, तो वो म्यूचुअल डिस्टेंस आपका d इंटू डी रेस टू 1 बाय उतना डिस्टेंस, ये आपका म्यूचुअल जीएमडी आया, बराबर है। और एल बी अगर मैंने निकाला, बी फेस के लिए मेरा इंडक्टेंस निकाला, तो वो भी वही आएगा, म्यू0 म्यू आर बाय 2 पाई एल एन डी इंटू डी रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय आर डैश, बराबर है। तो ये आपका एल आर आ गया, ये एल वाई आ गया और ये आपका एल बी आ गया। तीनों आपके यहाँ सेम मिले। सेम क्यों मिले, मतलब तीनों के इंडक्टेंस आपको यहाँ सेम क्यों मिले, क्योंकि तीनों के बीच डिस्टेंस सेम था, तीनों के बीच आपका डिस्टेंस सेम था, तीनों का रेडियस सेम था, तीनों कंडक्टर का, तीनों फेज में, तो इसीलिए तीनों इंडक्टेंस आपको इक्वल मिले यहाँ, बराबर है, इक्वल मिले तीनों इंडक्टेंस, बराबर है। तो ये एक एनालिसिस आपको यहाँ से पता चल गया कि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में इक्वल इंडक्टेंसेस आपको मिलते हैं, इक्वल इंडक्टेंस आपको मिलता है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में। अभी लेकिन अगर मैंने इंडक्टेंस ऑफ होल सिस्टम की बात की, मतलब देखो हमने सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम जब ली थी वहां हमने 2 सिंगल कंडक्टर लिए थे, तो इसका इंडक्टेंस हम अलग से कैलकुलेट किया था हमने L1, इसका अलग से किया था L2, और फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इसका, ये दोनों सीरीज में थे, सीरीज आपका सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम सीरीज में रहता है, तो L1 प्लस L2 आपका हो जाता था, बराबर है, L इक्विवेलेंट ऐसा हम निकालते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीरीज पैरेलल वाला फॉर्म है ही नहीं, 3 फेज सिस्टम है। तो यहाँ अगर पूरे सिस्टम का अगर आपको किसी ने कहा कि इंडक्टेंस निकालो, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो पूरे सिस्टम का आपको निकालना है तो आपको पूरे सिस्टम का सेल्फ जीएमडी निकालना पड़ेगा, पूरे सिस्टम का आपको म्यूचुअल जीएमडी निकालना पड़ेगा, और वो यहाँ पुट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। मतलब अभी पूरे इंडक्टेंस होल सिस्टम का अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, पूरे ओवरऑल सिस्टम का आपको इंडक्टेंस निकालना है तो एल सिस्टम या एल इक्विवेलेंट आप लिखो, जो होगा म्यू0 म्यू आर बाय 2 पाई एल एन म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का, मतलब ये तीनों का म्यूचुअल जीएमडी जो होगा वो म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सेल्फ जीएमडी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का सेल्फ जीएमडी और ये पूरे सिस्टम का म्यूचुअल जीएमडी, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो ये इंडक्टेंस आपको पूरे ओवरऑल पे निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक बात अच्छे से यहाँ नोटिस करो, ये सेल्फ जीएमडी तीनों कंडक्टर के लिए अगर हमने लिया, इसके लिए सेल्फ जीएमडी, इसके लिए और इसके लिए, तो तीनों का जो सेल्फ जीएमडी है, तीनों का सेल्फ जीएमडी वो तो इक्वल ही है, तीनों का सेल्फ जीएमडी आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका भी आर डैश है, इसका भी आर डैश है और इसका भी आर डैश ही है, क्योंकि एक फेज में एक ही कंडक्टर हमने यूज किया है, तो उसका अपने आप में डिस्टेंस सिर्फ उसका रेडियस होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर का, तो इसका भी आर डैश होगा सेल्फ जीएमडी, इसका भी आर डैश, इसका भी आर डैश होगा। मतलब आपका जो सेल्फ जीएमडी आएगा वो जीएमआर के इक्वल यहाँ आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर है कि नहीं, जीएमआर के इक्वल आ रहा है आर डैश, बराबर है। तो सेल्फ जीएमडी आपका वाई फेज के लिए इक्वल होगा सेल्फ जीएमडी आपका आर फेज के लिए इक्वल होगा आपका सेल्फ जीएमडी बी फेज के लिए, मतलब आर फेज के लिए जो आपका सेल्फ जीएमडी रहेगा उतना ही वाई के लिए और उतना ही आपका बी के लिए रहेगा, जो कि इक्वल टू होगा आर डैश, अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे प्लेस है सारे कंडक्टर्स और यहाँ आपका रेडियस सेम हमने रखा है, ठीक है। तो आर डैश उसका रेडियस आया, मतलब सेल्फ जीएमडी तीनों कंडक्टर का अभी सेम आया। अभी अगर मैं बात करूं म्यूचुअल जीएमडी की, तो म्यूचुअल जीएमडी भी आपको निकालना पड़ेगा पूरे
सिस्टम का इंडक्टेंस निकालना है तो म्यूचुअल जीएमडी अलग अलग निकालो। फिर आर फेज का म्यूचुअल जीएमडी अगर मैंने निकाला तो वो क्या आएगा, उसके आमने सामने दो कंडक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, दो फेज के, ये एक और ये एक। तो इतना डिस्टेंस मतलब डी आर बी वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय आर टू वाई वाला डिस्टेंस, डी आर वाई वाला डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हमने लिए म्यूचुअल में आर के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 आया, बराबर है। वैसे ही म्यूचुअल जीएमडी अगर मैंने निकाला y के लिए, और वैसे ही म्यूचुअल जीएमडी मैंने अगर निकाला बी फेस के लिए तो वो भी वैसे ही आएंगे, बराबर है। म्यूचुअल जीएमडी y के लिए क्या आएगा, डी आर वाई आएगा, आर टू वाई वाला डिस्टेंस और वाई टू बी वाला डिस्टेंस डी वाई बी रेश टू 1/2। और म्यूचुअल जीएमडी बी फेस के लिए मतलब डी बी आर मल्टीप्लाई बाय बी टू वाई वाला डिस्टेंस डी बी वाई रेश टू 1/2, बराबर है। तो ये देखो अभी म्यूचुअल जीएमडी भी इक्वल आएगा यहाँ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में। डी आर बी डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, डी आर वाई कितना डिस्टेंस है, डी ही है, तो डी इंटू डी रेश टू 1/2। ये भी देखो डी आर वाई और डी वाई बी कितना डिस्टेंस है, डी डी है, बराबर है, तो डी इंटू डी रेश टू 1/2, यहाँ भी डी इंटू डी रेश टू 1/2। तो देखो म्यूचुअल जीएमडी आर फेस का भी उतना ही आया, डी इंटू डी रेश टू 1/2। म्यूचुअल जीएमडी वाई फेस का और बी फेस का भी उतना ही आया। तो सेल्फ जीएमडी तीनों कंडक्टर के सेल्फ जीएमडी आपको इक्वल मिल रहे हैं और तीनों कंडक्टर के ये म्यूचुअल जीएमडी जो है वो भी आपको इक्वल मिल रहे हैं। तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सेल्फ जीएमडी एज वेल एज म्यूचुअल जीएमडी यहाँ आपको इक्वल मिले, क्योंकि इक्वल रेडियस थी, इक्वल डिस्टेंस आपने रखा था इक्वल डिस्टेंस पे, तो म्यूचुअल जीएमडी भी आपको यहाँ सेम मिला। तो म्यूचुअल जीएमडी आपको सेम मिला, तो अभी आपको एक म्यूचुअल जीएमडी, सेल्फ जीएमडी तो आपका आर डैश ही रहेगा सिस्टम का, वो नीचे आ ही जाएगा, बराबर है। क्योंकि देखो आर का, वाई का, बी का, तीनों का सेल्फ जीएमडी आर डैश दिखाई दे रहा है, तो सेल्फ जीएमडी सिस्टम का भी आर डैश रहेगा। लेकिन म्यूचुअल जीएमडी निकालते समय आप कैसे निकालेंगे, तो म्यूचुअल जीएमडी आपको निकालना है, तो म्यूचुअल जीएमडी आप कैसे निकालेंगे पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का म्यूचुअल जीएमडी आप कैसे निकालेंगे, म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, जो आपका म्यूचुअल जीएमडी आया, म्यूचुअल जीएमडी आपका आया आर फेस के लिए मल्टीप्लाई बाय म्यूचुअल जीएमडी आपका आया वाई फेस के लिए मल्टीप्लाई बाय म्यूचुअल जीएमडी आपका आया बी फेस के लिए रेश टू 1 बाय कितने है, ये 3 है, तो 1/3। तो इतना आपका म्यूचुअल जीएमडी रहेगा पूरे सिस्टम का, बराबर है। तो म्यूचुअल जीएमडी पूरे सिस्टम का आपको इतना मिला। या तो फिर अलग से आप ऐसे भी निकाल सकते कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके और इसके और इसके बीच का डिस्टेंस डी इंटू डी रेश टू 1/3, सिंपली ऐसा भी म्यूचुअल जीएमडी सिस्टम का निकल जाएगा डायरेक्टली। ऐसा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, यह आपको बताने के लिए मैंने यहाँ डिस्कस किया था, बराबर है। तो पूरे सिस्टम का इंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो पूरे सिस्टम का इंडक्टेंस अभी क्या आएगा, पूरे सिस्टम का इंडक्टेंस अगर हम निकालेंगे तो एल सिस्टम आपका आ जाएगा μ0 μr बाय 2 पाई ln। यहाँ म्यूचुअल जीएमडी सिस्टम का निकालना है तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी आर वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई बी मल्टीप्लाई बाय डी आर बी, बराबर है, रेश टू 1/3। जितने डिस्टेंस लिए उतने, ये म्यूचुअल जीएमडी पूरे सिस्टम का हो गया। और सेल्फ जीएमडी तो आपका रेडियस होता है, सेल्फ जीएमडी एक ही कंडक्टर एक फेज में, तो सेल्फ जीएमडी यहाँ आर डैश हुआ। तो ये आपका सिस्टम का इंडक्टेंस आप ऐसे निकालेंगे, मतलब न्यूमेरिकल में आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना वहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी आपको पता चल गया। तो अभी देखो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है, तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या मिला, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में मुझे म्यूचुअल जीएमडी तीनों फेज के, म्यूचुअल जीएमडी ऑफ ईच फेज इक्वल मिले, म्यूचुअल जीएमडी मुझे सेम मिले सबके, और मुझे सेल्फ जीएमडी भी कैसे मिले, सेम मिले। सेल्फ जीएमडी, सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, वो भी मुझे इक्वल मिले।
तो सब कुछ मुझे यहाँ इक्वल मिला। और आपने पहले ही हमने निकाला था एल आर फेस के लिए इंडक्टेंस, वाई फेस के लिए इंडक्टेंस, बी फेस के लिए इंडक्टेंस, तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही थी, मैंने आपको वहां बताया था, बराबर है। तो तीनों की वैल्यू इंडक्टेंस की इक्वल आ रही है, तो ये आपका सेकंड एनालिसिस है। इसका सेकंड एनालिसिस क्या है? इंडक्टेंस कैलकुलेशन थ्री फेज सिस्टम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा है कि एल ए इक्वल टू एल बी, हमने आर वाई बी फेज लिए है, तो एल आर इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल बी, तीनों फेज का इंडक्टेंस हमें सेम मिला। अभी देखो तीनों फेज का इंडक्टेंस हमें यहाँ सेम मिला, इसका फायदा हमें क्या मिलेगा? तीनों का इंडक्टेंस इक्वल है, तीनों फेज का इंडक्टेंस आपका इक्वल है, तो तीनों में आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो भी तो इक्वल होगा। मतलब एक्सएल आर इज इक्वल्स टू एक्सएल वाई इज इक्वल्स टू एक्सएल बी, तीनों का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, एल आपका सेम है तो एक्सएल भी तो सेम आ जाएगा। तो एक्सएल आर इज इक्वल्स टू एक्सएल वाई इज इक्वल्स टू एक्सएल बी, मतलब तीनों का इंडक्टिव रिएक्टेंस तीनों फेज का आर वाई बी फेज का आपका सेम आ गया, बराबर है। तो तीनों का सेम आ गया आपका, तो अभी उनके बीच जो ड्रॉप होगा आई एक्सएल आर इंटू आई एक्सएल वाई इंटू आई एक्सएल बी, बराबर है। यहाँ आई आर आई वाई आई बी है, बराबर है। तो इनके बीच का ड्रॉप जो होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है आई आर आई वाई आई बी तीनों करंट मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपके इक्वल है, क्योंकि हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो तीनों करंट इक्वल है और तीनों आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इक्वल है, तो तीनों के बीच जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीनों फेज में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंडक्टिव ड्रॉप होगा, वो आपका इक्वल होगा। तो वो इक्वल होगा तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? जो आपको रिसीविंग एंड पे पर फेज वोल्टेज मिलता है, इसका पर फेज वोल्टेज रिसीविंग एंड में अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा। तो तीनों का पर फेज वोल्टेज जो रिसीविंग एंड में आपको मिलेगा वो बैलेंस मिलेगा, मतलब इक्वल मिलेगा। इक्वल और बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज, इक्वल और बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको मिलेगा, ये फायदा आपको मिलेगा, इक्वल मिलेगा, वो इक्वल और बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड, तो ये आपको मिल रहा है, ये फायदा हमें मिल रहा है, ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? और बेनिफिट हमें मिलेगा कि जो आपका फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज जो होता है लैम्बडा, हम फ्लक्स लिंकेज को हमने डिनोट किया था पहले भी, तो यहाँ भी मैं लैम्बडा ही करता हूँ। तो फ्लक्स लिंकेज जो लैम्बडा आपको दिखाई दे रहा है वो इक्वल होता है इंडक्टेंस इनटू करंट। तो यहाँ करंट आपका सेम है तीनों फेज का इंडक्टेंस सेम है, तो फ्लक्स लिंकेज भी आपको सेम मिलेगा, तीनों कंडक्टर्स में फ्लक्स लिंकेज भी सेम मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ, ये आप लिख लो, इतना तो आपने लिखा ही होगा, ठीक है। तो देखो तीनों कंडक्टर जो है, तीनों फेज के 3 कंडक्टर्स, उसमें आपका फ्लक्स लिंकेज भी सेम होगा। मतलब मैंने बात किया लैम्बडा ए की, लैम्बडा आर वाई बी फेज हमने लिया है, तो लैम्बडा आर की मैंने बात की, तो लैम्बडा आर की मैंने बात की तो वो होगी एल वाई इंटू आई वाई, बराबर है। मतलब उसका इंडक्टेंस आर फेज है ना, ठीक है, एल आर इंटू आई आर फेज का इंडक्टेंस, आर फेज का करंट। तो अभी देखो आई आर, अभी ये लैम्बडा आर की मैं बात करता हूँ, ये करंट है, ये करंट आप फेजर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये करंट आई आर एट एन एंगल ऑफ 0 पे है। अभी लैम्बडा वाई की मैं बात करता हूँ, मतलब वाई फेज के लिए मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? एल वाई उसका इंडक्टेंस और उसका ही करंट आई वाई एट एन एंगल ऑफ -120, और इसका फ्लक्स लिंकेज जो है लैम्बडा बी वो क्या होगा? एल बी इंटू आई बी एट एन एंगल ऑफ, इसका करंट क्या था? -240 एंगल पे था, बराबर है। अभी आपको ये तो पता है कि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आई आर आई वाई आई बी तीनों करंट आपके इक्वल है, तो तीनों करंट की मैग्नीट्यूड आपकी इक्वल है, इन तीनों करंट की मैग्नीट्यूड आपकी इक्वल है, एंगल अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड आपकी इक्वल है। तो यहाँ आपको मिल क्या रहा है कि ये जो फ्लक्स लिंकेज आपको मिल रहा है लैम्बडा आर, लैम्बडा वाई और लैम्बडा बी, तो ये तीनों फ्लक्स लिंकेज की मैग्नीट्यूड मुझे सेम मिल रही है।
तो तीनों फ्लक्स लिंकेज की मैग्नीट्यूड मुझे सेम मिल रही है और उनकी फेजर सम अगर मैं करूंगा लैम्बडा आर प्लस लैम्बडा वाई प्लस लैम्बडा बी, फ्लक्स लिंकेज तीनों फ्लक्स लिंकेज की अगर मैं फेजर सम करूंगा तो वो इक्वल टू 0 ही आएगी। तीनों फ्लक्स लिंकेज की फेजर सम इक्वल टू 0 क्यों आएगी? क्योंकि उसके एंगल क्या थे? 0, ये -120 है, -240, तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग थी। तो तीनों फ्लक्स लिंकेज की आपकी जो एडिशन है वो मुझे 0 मिल रही है। तो यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं कि नेट फ्लक्स produced in symmetrical configuration, net flux produced in symmetrical configuration is 0. नेट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इज 0। जो आपका नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फेजर के हिसाब से देखा तो वो तो 0 आ रहा है। तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? सबके हमें बेनिफिट मिल रहे हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग अगर होती है तो। प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है करना सिमेट्रिकल स्पेसिंग, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर होता है तो बहुत एडवांटेजेस हमें मिलने वाले। तो नेट फ्लक्स सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का 0 होता है। तो अभी देखो ये हमारा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आमने सामने, इसके आजू बाजू में, मतलब इसके बगल में अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन्स ऐसी जा रही है, टेलीफोन वायर्स आपके ऐसे जा रहे हैं, टेलीफोन वायर्स, ठीक है, मान लो टेलीफोन वायर्स है वो इसके पैरेलल में जा रही है, इसके थोड़े बगल में टेलीफोन वायर्स गुजर रही है, तो उन टेलीफोन लाइन्स पर इनके फ्लक्स का असर तो होगा। इसके फ्लक्स का असर, आर फेस के फ्लक्स का असर, वाई फेस का असर, वाई फेस के फ्लक्स का असर इन पर होगा, बी फेस के फ्लक्स का असर इन टेलीफोन वायर्स पर होगा। तो इन टेलीफोन वायर्स पर इन कंडक्टर्स के फ्लक्स का अगर असर होता है तो टेलीफोन वायर्स में कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर वो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो टेलीफोन वायर्स में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं, यहाँ कोई भी इंटरफेरेंस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर फेस का जो फ्लक्स है उसका फ्लक्स अगर टेलीफोन वायर के साथ लिंक करता है, वाई फेस का भी लिंक करता है और बी फेस का, तीनों का फ्लक्स टेलीफोन वायर्स पे अगर लिंक करता है टेलीफोन वायर के साथ, लेकिन फिर भी उनका नेट फ्लक्स जो होता है, तीनों का फेजर सम क्या है? 0 आपको मिल रहा है। तो तीनों का फेजर सम 0 मिल रहा है, मतलब उनके फ्लक्स इसके साथ अगर लिंक भी करते हैं टेलीफोन लाइन के साथ, फिर भी उनकी फेजर एडिशन तो 0 है। तो नेट फ्लक्स आपका लिंक हुआ क्या? टेलीफोन लाइन के साथ नहीं हुआ, मतलब लिंक तो किया लेकिन तीनों की फेजर सम 0 थी। तो हम कह सकते हैं कि इस टेलीफोन लाइन जो बगल से गुजर रही है उसमें कोई फ्लक्स नहीं है, कोई फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं कर रहा है। तो कोई फ्लक्स अगर लिंक नहीं कर रहा है टेलीफोन वायर के साथ, तो ईएमएफ जो आपका इंड्यूस्ड होगा टेलीफोन लाइन में, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टेलीफोन लाइन, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टेलीफोन लाइन, वो भी आपका 0 होगा। तो ईएमएफ अगर टेलीफोन लाइन में कुछ इंड्यूस ही नहीं होगा तो टेलीफोन लाइंस में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा क्या? नहीं। सो नो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन टेलीफोन लाइन, नो डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन टेलीफोन लाइन। तो आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल स्पेसिंग करते हैं कंडक्टर की, थ्री फेज आपकी लाइन है, 3 फेज लाइन में आप सिमेट्रिकल स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या टेलीफोन लाइंस पर उसका असर होगा? कोई इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा? तो कोई भी डिस्टर्बेंस टेलीफोन लाइंस के साथ दिखाई नहीं देगा, आप सीधे साधे कह सकते। मतलब कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस पूरा 0 आता है, हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी लाइन को सिमेट्रिकल बनाए रखना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको अगले वाले एपिसोड में पता चल जाएगा जब मैं एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करूंगा। एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये रख पाना सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन न्यूमेरिकल सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं तो आपको इस एंगल से ही सोचना है सब कुछ और इसी तरह ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में सब कुछ ये पावर सिस्टम समझ में आ रही होगी। आपका जो फीडबैक जो भी होगा वो कमेंट में आप मुझे दे सकते हैं। कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, सब कुछ मुझे आप बता सकते हैं। आपको डिटेल में सिखाना यही मेरा मेन मोटो है पावर सिस्टम, क्योंकि इतना कंसेप्चुअल
बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये सिखा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपका फीडबैक ज़रूरी है, आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करेगा आगे के पावर सिस्टम के वीडियोस बनाने के लिए। तो कमेंट्स आप करते रहे, ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, वहाँ हम क्या देखेंगे, इंडक्टेंस कैलकुलेशन फॉर एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इन 3-फेज सिस्टम। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।